एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम अंधेरे में कविता का पाठ करते हुए हम 24वें पायदान पर हैं। हमने आलोचकों की निगाह में मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे लिखते हैं मुक्तिबोध के बारे में कि ये दोहराव के कवि है। हम दो आलोचकों की दृष्टि से अंधेरे में कविता का विश्लेषण कुछ करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम भी चलना चाहिए साथ साथ कि न केवल कविताओं की व्याख्या करें, बल्कि कविता और कवि की रचना क्रम में और उसके विचारधारा को और कविता के भाव को समझते हुए आलोच की दृष्टि भी हम डाल सकें। तो प्रभाकर माचवे ने जो कहा, वो अधिकांश आलोचक पाठक भी ऐसा महसूस करते हैं, विशेषकर जब अंधेरे में कविता पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बार बार दोहराव आता है। दोहराव न केवल अंधेरे में बल्कि अधिकांश कविताओं में। कई बार तो ये लगेगा आपको कि अंधेरे में कविता पढ़ रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा की अन्य कविताएं भी कुछ दोहराव का शिकार होती है। ये एक किसी भी पाठक की समीक्षा हो सकती है, टिप्पणी हो सकती है। इस दोहराव के बावजूद यूं कहा जाता है कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है और जिंदगी में भी इस तरह के दोहराव आते हैं। लेकिन इससे कवि की कविता सरल नहीं हो जाती, बेहद जिंदगी जैसे जटिल होती है, ठीक वैसे ही इस कवि की कविता हमें जीवन के उन पक्षों को दिखाती है। समाज समाज की वो व्यवस्था या जो व्यवस्था बनी हुई है वो कितनी कठोर है, ये इसकी अनुभूति हमें सहज रूप से कराती है। दूसरे आलोचक मुझे पढ़ते हुए नजर आए, रजत कृष्ण। रजत कृष्ण कहते हैं कि एक एक कविता के कई सूत्र अंतर विरोधों को उजागर करती है आपकी कविता, और इस तरह से हमें मुक्ति बोध की ये कविताएं पढ़ते हुए ऐसा एहसास कराती है कि जैसे हम भी, पाठक भी सत्य के राही हो गए हैं। और इसमें खास तौर से कवि की पक्षधरता आम आदमी के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिक के साथ होती है। और बहुत बड़ी विशेषता है कवि की कि कवि न केवल किसी भूगोल विशेष का है, किसी देश प्रदेश विशेष का है, बल्कि विश्व चेतना आप में इन कविताओं में अंतर्भूत होती है, हमें उसकी पहचान कराती है। पिछली पंक्तियों में हम कहाँ थे, इसकी याद दिलाते हुए कि हम यहाँ थे, याद आ जाए आपको। जादू से बंधा हुआ चल पड़ा, ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति, यह क्या कण कण रहे जिनमें से झरते इलेक्ट्रॉन, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। जब हमने ये देखा कि नायक उस जुलूस से बाहर हुआ और कई मोड़ मुड़ गया, फिर बाद में उसके पीछे जादू सा बंधा हुआ चल पड़ा और एक जगह पर ले जाकर के उसे खड़ा कर दिया। वो जहां खड़ा हुआ वो ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति के सामने जाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब हमने बहुत कुछ वहां देखा सुना, नायक को लगता है यह क्या, एकदम उसके अंदर से यह सवाल उठता है। और वहां नायक को क्या अनुभूति होती है, कण कण रहे जिनमें से झरते इलेक्ट्रॉन, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। उन्हें ऐसा लगता है जैसे
तारे सितारे गिर रहे हो, इलेक्ट्रॉन झर रहे हो, वहां से उजास निकल रहा हो, अंगारे बरस रहे हो मूर्ति के तन से, ऐसा नायक को लगता है जब वह उस मूर्ति के बगल में जाकर के खड़ा हो जाता है। तिलक की मूर्ति संदेश देती हुई नजर आती है। तिलक की मूर्ति वो जो अब मूर्ति है, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने कितना कुछ संघर्ष किया था और महात्मा गांधी के लिए एक भूमिका बना दी थी, जहां से महात्मा गांधी लड़ सके और वो अंग्रेजों को खदेड़ सके। याद रहे, वो धरातल, वो जमीन बनाने में पूर्व के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें तिलक खासकर थे। और तिलक ने वो भूमि बनाई, वो जगह बनाई जहां गांधी खड़े होकर के अंग्रेजों को एक दिन इस धरा से खदेड़ देते हैं। तो ये नायक उस तिलक की मूर्ति के बगल में खड़ा महसूस करता है। इतने में यह क्या, फिर उन्हें एकदम एक चौंकाने वाला फिर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, मानव की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, गिरती है नीली बिजली की चिंगारियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। एक जलजल आ जाता है नायक के अंदर जब वो इलेक्ट्रॉन और आग के अंगारे झरते हुए तिलक की मूर्ति से गिरते हुए देखते हैं। और थोड़ा ऊपर देखा, ऊपर भव्य ललाट, और ललाट पर नासिका में से जब नासिका पर एकाएक निगाह गई, तभी तो, इतने में यह क्या, क्यों आया ऐसे चौंकाने वाला विषय कि उनकी नासिका पर जब निगाह गई तो वहां से खून, लाल लाल रक्त, गरम गरम खून टपक रहा था, न जाने कब से। कवि क्या कहना चाहता है? कवि तिलक की मूर्ति, पाषाण मूर्ति के सामने नायक को खड़ा कर देते हैं और वहां से अंगारे बरस रहे हैं। और थोड़ी देर ऊपर की तरफ अगर निगाह गई तो वहां नासिका से खून टपकता हुआ दिखाई पड़ता है। बह रहा खून न जाने कब से, एक और साथ में जुड़ा हुआ है न जाने कब से, क्योंकि वो तो अभी अभी आके खड़े हुए हैं। ये पहले का घटनाक्रम है, पहले से चला आ रहा है, अभी अभी नहीं चला। कहने का आशय ये है कि जब से देश आजाद होता है उसके बाद तिलक नहीं रह जाते, गांधी जी नहीं रह जाते, बल्कि आजादी को भोगने वाले, आजाद देश में पैदा होने वाले, फिर जब देश की कमान संभालते हैं, वो किस तरह से संभाल पा रहे हैं, ठीक उसी तरह से उनके कहे रास्ते पर चल रहे हैं, उनके बताएं रास्ते पर चल पा रहे हैं, उसी तरह से चल रहे हैं, उसी तरह से कर्म कर रहे हैं क्या, इस पर शक होता है, मोह भंग होता है बाद के नेताओं को कि ये आजादी हमें मिली है किसी, बहुत सारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त पर, कुर्बानियों पर। और अगर कोई मूर्ति चौराहे पर खड़ी हो, कभी किसी ने इस तरह से नहीं देखा होगा जिस तरह से हम इस कविता का पाठ करते हुए इन पंक्तियों को सुनते हैं तो हृदय में एक चोट उभर करके आती है। ये एहसास उन व्यक्तियों को, उन संवेदनशील पाठकों को, उन जननायकों को, नागरिकों को शिद्दत से होता है कि वो पत्थर की मूर्ति में भी ये देख पा रहे हैं कि वहां से अंगारे बरस रहे हैं। यानी चेतना अभी भी जगा रही है वो, उनके पास खड़े होने मात्र से ही। लेकिन फिर वो निराश से लगते हैं और इस कदर की नाक से जैसे खून बह रहा हो। ये कब होता है ऐसा? कई बार कई लोगों को, कई बच्चों को ऐसा होता है, गर्मी में नाक से खून बहने लगता है। कब होता है? लेकिन यहां इस मूर्ति से हो रहा है, क्या मूर्ति से ऐसा हो सकता है?
तब फिर ये सवाल जब भी उठेगा, तब इस कविता का शिल्प हमें याद आएगा। और कविता की रचनात्मकता, एक शैली कवि की, कि वो स्वप्न शैली में इस कविता का लेखन कर रहे हैं। ऐसे में हम कई बार भौचक हो जाते हैं, यकाएक चौंक पड़ते हैं, यकाएक दौड़ पड़ते हैं, और यकाएक दौड़ते दौड़ते ठहर जाते हैं। और फिर अंधेरे में हमें वो कुछ दिखाई देता है, हमें मूर्ति दिखाई दे पड़ती है, और मूर्ति में से हमें एक चेतना कोष खुला हुआ दिखाई देता है। और यहाँ तक कि उस मूर्ति जननायक की नाक से बहता हुआ खून हमें ये संदेशित करता है कि वो अब उतने आश्वस्त नहीं रहे। महात्मा गांधी ने जब कहा था, एक बात कही थी, याद रहे पाठकों को, कि अगर देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भी मैं चुप बैठ करके रहने वाले नहीं हूं, मेरा आंदोलन फिर भी जारी रहने वाला है। दुर्भाग्य है देश का कि गोड से गोली चलाता है और गांधी को समय से पहले उठा देता है। अन्यथा देश के लिए बहुत कुछ ऐसा होने वाला था कि वो उनसे भी लड़ रहे होते, उन हमारे ही काले अंग्रेज जो बने हुए हैं। आजकल एक नारा सा चलता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए, जो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अपने देश की भाषा को भुला बैठे हैं, जिसे राष्ट्रभाषा राजभाषा कहते हैं। तो इस पर गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि देश की भाषा एक ही होगी और वो हिंदी होगी। और इतना भी कहा था कि इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं होगी, बिल्कुल लागू हो जाने वाली है। ये काम भी हो चुका होता अगर गांधी जी रह गए होते चंद वर्ष, महज 5 वर्ष भी, तो ये नहीं होता कि 15 साल तक हिंदी को इंतजार करना पड़ता। और इसके बाद 15-15 वर्ष गुजर गए, यहाँ तक कि 72-73 साल हो गए आज़ादी को, वो वही हैं, बल्कि अपने तय अपने स्तर पर विकास कर रही है। तो इस तरह से वो नेता, जननेता जिनकी मूर्ति लगी है, वो अगर अनुभूति करे उनके स्तर पर, तो वो अब आज के नेताओं से आश्वस्त नहीं लगते। इसलिए वो बेचैन है, नाक से खून बह रहा है, मानो कि अतिशय चिंता के कारण। क्यों हुआ ऐसा? तो कारण बताया कि ये ऐसा तब भी होता है जब आदमी बहुत ज्यादा चिंतातुर हो जाता है। चिंता जब ज्यादा असहनीय हो जाती है, तब मस्तक के कोष ही फूट पड़े हो सहसा, और तब ऐसा होने लगता है। आगे चलते हैं। गिरती है नीली बिजली की चिंगारियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। और इससे कवि पर जो गुजरी, यानी नायक पर जो गुजरी, वो देखिए कि रक्त टपकता हुआ दिखाई दिया, बिजली की चिंगारियां फूटती हुई दिखाई दी, लेकिन वो रक्त टपकता वहां दिखा, वो हृदय में जैसे गिरा, आत्मा में बहा, और बहता हुआ जैसे तालाब बन गया हो। वो तालाब जो यहाँ कवि देखते हैं, अब उनको वो खून से भरा हुआ तालाब दिखाई देता है, यानी एक और क्रांति की उम्मीद कवि महसूस करता है। फिर जबरदस्त विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा बसूला छीले जा रहा मेरा ये निजत्व ही, कोई इतने में आसमान कांपा, धाएं धाएं बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक, और मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। यहां भी हम देखेंगे कि मैं अब इस कविता की कुछ पंक्तियां उठा रहा हूं, इसलिए आपको वो जो विवरणात्मकता है, वर्णनात्मकता है, उसको छोड़ करके मैं खास खास पंक्तियों से गुजरूंगा। इसलिए अब आप चुनिंदा पंक्तियों से गुजर सकेंगे, और भाव गंभीर जहाँ हैं वहाँ से हम कविता पाठ करते हुए, विश्लेषण करते हुए, व्याख्या करते हुए आपके सामने हैं। अब उन पंक्तियों से गुजरिए। फिर जबरदस्त
विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा बसूला, छीले जा रहा मेरा ये निजत्व ही, कोई इतने में आसमान कांपा व धाए धाए। ठीक है, ये लास्ट वाली, इतने में आसमान कांपा व धाए धाए, इससे पहले वाली पंक्ति को देखिए। नायक फिर देखता है कि कुछ जबरदस्त फिर होता है। क्या होता है कि उनका जो विवेक है वो जाग जाता है, और विवेक जब जागता है तो बहुत बेहद चिंतातुर होकर के ऐसा लगता है कि तीखा सा रंदा जैसे चल रहा हो, जैसे कारीगर, लकड़ी का कारीगर लकड़ी पर रंदा जब चलाता है तो लकड़ी छिलती हुई चली जाती है, उस तरह से चला रहा बसूला, फिर दूसरा जो हथियार है वो भी कारीगर का, ये बसूले से वो लकड़ी को छीलता है, उस तरह से वो अपने आप को छिलता हुआ महसूस करता है, और लगता है उसे छीले जा रहा मेरा ये निजत्व ही, कोई कोई है जो यहाँ पर मेरे निजत्व को खत्म कर रहा है, इस पर वार कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ऐसा उसे तीव्रता से लगता है, शिद्दत से महसूस होता है। और ऐसा लगता है कि विवेक भी जैसे चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा बसूला, अंदर ही जैसे बसूले से वो बस छीला जा रहा हो। और जब ये ऐसा कुछ सोच रहा होता है, तभी इतने में आसमान कांप जाता है। क्यों कांप जाता है आसमान? आसमान कांपने का कारण यह है कि उसी वक्त धाए धाए की आवाज आती है, और बंदूक धड़ाके के साथ चलती है। क्या हुआ? बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और। ये जब होता है तो फिर उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। किसमें? बिजली की रफ्तार से पैरों में घूम गई, यानी वो आवाज जो आई, आवाज के आने के साथ ही वो नायक फिर तेजी से दौड़ पड़ता है, यानी बिजली की रफ्तार उसके पैरों में आ जाती है, और उस बंदूक की धाए धाए के साथ ही वो दौड़ पड़ता है, और दौड़ करके फिर खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और जहां उसे जगह मिलती है, एक तरफ जाकर के अकेले में बैठ करके वो थक करके फिर बैठ जाता है, बहुत कुछ दौड़ने के बाद, बहुत ज्यादा चल लेने के बाद, और बैठ करके फिर वो सोचने विचारने लगता है। कहने का आशय ये कि कविता में लगातार चिंतन चलता है, सोच विचार चलता है, दौड़ता है। भौतिक रूप से ये बिजली के चिंगारियां, उजासे, अंधेरा, अंधेरे में फिर उजाला, चांद सितारों का, बिजली का चमकना, मूर्ति से अंगारों का गिरना, और इनसे जब बंदूक की धाए की आवाज आती है तो फिर ऐसा लगता है कि व्यवस्था उसे फिर सता रही है, और वो उससे डर करके फिर दौड़ पड़ता है। दौड़ता हुआ थक हार करके एक जगह, उचित जगह पा करके वो बैठ जाता है। बैठ करके जब बैठता है तो चिंतन चलता है, और चिंतन में वो फिर पुनः सोचने विचारने लगता है। अंधेरे में डूबे मकानों के छपरों पार से सोने की रोने की पतली सी आवाज सूने में कांप रही दूर तक, कराहों की लहरों में वेदना भयानक थरथरा रही है। अरे हां, वह तो विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी, अंधेरे की स्याही में डूब हुए देव को सम्मुख पाकर। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से एक आवाज फिर उठती है। ऐसी आवाज पहली बार कविता में सुनाई पड़ती है। देखिए, हम वापस कुछ देर के लिए याद करते हैं कि जब कविता आरंभ होती है तब अंधेरा होता है। कविता का शीर्षक पूरा पूरा यहां साक्षात दिखाई दे रहा है, अंधेरे में। अंधेरे में डूबे मकानों के छपरों पार से। मकान कैसे हैं? अंधेरे में डूबे हुए, यानी अंधकार है, अंधकार में घिरा, अंधेरे में, अंधेरी रात में मकानों के छपरों पार से हैं।
मकान पक्के हैं, उसके भी पार छप्पर कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। छप्परों पार से एक रोने की पतली सी आवाज आती है और उस अंधेरे को चीरती हुई उस तक पहुंचती है। सूने में कांप रही दूर तक कराहों की लहरों में। और लहरें कैसी आ रही है? अंधेरे की हवा के साथ उस रोने की आवाज, आवाज भी रोने की हवा की लहरों के साथ उस तक पहुंच रही है, एक के बाद एक। लहर जब कहा गया है तो लहर से भी एक बिंब बनता है। बिंब ऐसा कि जब आप कभी नदी के किनारे हो या तालाब के किनारे तो आपको छोटी छोटी लहरें हवा के साथ आपकी तरफ किनारे पर आती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से अगर आप समंदर के किनारे हो तो बड़ी बड़ी लहरें समुद्र मध्य से समुद्र की तरफ, किनारे की तरफ लहरें आती है आपकी तरफ। यहां पर समंदर की लहर नहीं, पानी की लहर नहीं, ये लहरें हैं वो अंधेरे में छप्र पार से आती हुई रोने की आवाज, जो हवा के साथ लहर बन करके उस तक आ रही है। करा, एक करा यानी दर्द भरी वो वेदना, और उस रोने की आवाज में वेदना भयानक थरथरा रही है। वो थरथराहट उस रोने में उसे सुनाई पड़ती है। फिर अरे हाँ वह तो, यानी ये जो आवाज है किसकी है? उस आम आदमी की है, उस सताए हुए शोषित की आवाज है, जो शोषकों के द्वारा दबाया सताया हुआ है, पीड़ित है, जिसे कोई सत्ता व्यवस्था या वो जो शोषक है जो उसे बेवजह अपने स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे हैं, और वो दबे कुचले लोग रात के अंधेरे में रो रहे हैं, उनकी कराह आ रही है। वो भयानक वेदना, उससे थरथराहट उसे सुनाई पड़ती है। अरे हाँ ये वह तो, यानी वो जिसे नायक ठीक से पहचानता है कि ये कराह की आवाज किसकी हो सकती है, वो ठीक से जानता है। अरे हाँ वह तो, विचार उठते ही दब गए। बार बार विचार उठते हैं, कई तरह के विचार आते हैं। जब ऐसे शंका आशंका होती है, भय होता है, इस तरह का दबाव होता है, परेशानी चिंता और रोने की आवाजें, विचार कई तरह के उठते हैं और थोड़ी देर बाद वो दब से जाते हैं जैसे विचारों में। सोचने का साहस सब चला गया है। ये वह व्यक्ति कह सकता है जो परेशान और हैरान है, सताया हुआ है, कि सोचने का भी जब साहस न रह जाए, यानी सोचने की शक्ति भी जैसे खत्म हो जाए, इतना भी साहस न रह जाए कि जिससे कुछ सोचा जा सके, और जब आदमी की सोच ही खत्म हो जाए तब फिर वो शून्य में विलीन हो जाता है। वो आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है, घुटने टेक देता है व्यवस्था के सामने। और व्यवस्था यही चाहती है, व्यवस्था नपुंसक बना देती है आदमी को, जहां सोचने की शक्ति भी नहीं बचती, सोचने का साहस भी जैसे चला गया हो। ऐसे असहाय व्यक्ति को पा करके आप, वो नायक ऐसा महसूस करता है। और ऐसा वो होता है जो निम्न वर्ग से होता है, श्रमिक वर्ग ऐसे ही चौराहे पर खड़ा पाता है अपने आप को। और ऐसे में फिर एक दृश्य बदलता है और नायक देखता है वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। उन्हें यकायक फिर एक मूर्ति दिखाई देती है, या अक्स उनके सामने आता है। वह मुख देखते ही या उनके ध्यान में ख्याल में आते ही, अरे वह मुख, वे गांधी जी। वो गांधी जी उसे दिखाई देते हैं, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर। यानी वो आम आदमी के लिए, संघर्षकर्ता के लिए देवता के समान है,
गांधी, क्योंकि गांधी ने कईयों की वेदना को खत्म कर दिया होता है जब वो देश को उस गुलामी से मुक्ति दिलाते हैं, अंग्रेजों के अत्याचार से, सदियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा शख्स जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो सामान्य जन के लिए देवता ही है। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर उन्हें बड़ी राहत मिलती है, वो चौंक पड़ता है। फिर गांधी जी को इस अवस्था में, उसकी ऐसी अवस्था में याद आता हुआ या उस मूर्ति को देखकर ऐसा महसूस करता है, मैं अति दीन हो जाता हूं, पास की बिजली का झटका कहता है भाग जा हट जा, हमें गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे बढ़ जा। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूं, आत्मा है गीली, सवाल है मैं क्या करता था अब, भागता फिरता था सब और, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर। मैं अतिदीन हो जाता हूं। कई बार नायक अपने आप को ऐसा पाता है कि जैसे वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, वो असहाय है, दीन है, कमजोर है, उसके पास कुछ भी नहीं करने को, सोचने का साहस भी खत्म हो गया हो, इतना दीन हो गया है। इतना दीन होकर के वो हो जाता हूं, पास की बिजली का झटका कहता है। फिर ऐसे ही अवस्था में उसे फिर वो भान होता है और यकाएक सोच बदलती है और लगता है जैसे बिजली का झटका की तरह आता है, भाग जा यहां से और इस जगह से हट जा। क्यों हट जा, कौन कह रहा है ऐसा, हम है गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे बढ़ जा। यानी मूर्ति जिसके सामने, तिलक के सामने वो खड़ा होता है, गांधी जी वहां दिखाई देते हैं, तो वो मूर्ति उससे कहती हुई दिखाई देती है कि तू यहां से चला जा, इस जगह से हट जा, इस जगह पे खड़ा होने का कोई मतलब नहीं रह गया। हम उस जमाने के लोग हैं जब हमारा जमाना था और हम उस वक्त से लड़ रहे थे, अब तेरा वक्त आया है, तू यहां खड़ा रहेगा तो वक्त के साथ नहीं होगा, तो अतीत के साथ होगा। और अतीत से सिर्फ सीखा जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है, उसके साथ खड़ा नहीं रहा जा सकता। इसलिए यहां से भाग जा, चला जा यहां से, यहां अब तुझे ज्यादा सहारा नहीं मिल सकता। हम गुजरे हुए जमाने के चेहरे हैं, आगे बढ़ जा, यानी हम से तुझे आगे बढ़ना होगा। यानी अब वो व्यवस्था नहीं रही जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे थे, अब व्यवस्था बदल गई है, हमारे हथियारों से अब लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप ये देखेंगे कि कई बार कई लेखों में ये आता है कि गांधी जी क्या आज भी होते तो इस तरह से लड़ पाते। हम कई तरह से चिंतन करते हैं, गांधी जी के सहारे से चिंतन किया जा सकता है। आपको याद होगा जब अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे भ्रष्टाचार के खिलाफ और 10-15 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, और उनके साथ पूरा देश होता है, हर प्रदेश होता है, हर जिला होता है, अन्ना मैं हूं अन्ना, एक बालक भी इस तरह से आवाज कर रहा होता है। यानी वो गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके एक आंदोलन खड़ा करते हैं, करीब करीब 6 दशक बाद, और उन्हीं के हथियारों से, भूख हड़ताल से वो सत्ता को हिला देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो बीते हुए जमाने के चेहरे हैं, वहां से आगे बढ़ना ही होगा। और थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ महसूस करता है नायक, और महसूस करता है कि जैसे उसके पीठ पर कोई शिशु बैठा है, पीठ को थपथपा रहा हूं, उस शिशु की पीठ को मैं थपथपा रहा हूं, और ऐसे में उसकी आत्मा है गीली। उसकी आत्मा गीली क्यों हो जाती है, ये भी एक सोचने की बात है कि गांधी जी उसे दिखाई देते हैं और उसके पीठ पर एक शिशु आ जाता है। क्या मतलब ये लगाते हैं आलोचक कि नायक ये दिखाना चाहता है कि उसके उसके साथ आने वाली पीढ़ी को वो अगर संभाल के रखता है तो वो पीढ़ी आगे का रास्ता तय करेगी। यानी आगे आने वाली पीढ़ी जिसका पीठ वो थपथपा रहा है, उसे, यानी शिशु को
यानी शिशु जो आज का शिशु है कल का नागरिक बनेगा, इस तरह से वो निशान, इस तरह की ये दृश्य ये दिखाता है कि कवि उस नायक के माध्यम से जो तिलक को देखता है, गांधी को देखता है, और फिर उसकी पीठ पर एक शिशु आ जाता है जिसे वो भविष्य कहते हैं। और ये भविष्य वो सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रख पाता है, जिससे कि भविष्य देश का सुरक्षित रह सके। ऐसे या तो ये कि गांधी जी जैसे उसे इस तरह से एक सिंबॉलिक उस शिशु के द्वारा ये संसूचित करते हैं कि जिस तरह से गांधी जी आगे बढ़ गए, तुझे भी अब ये सब कुछ इस शिशु पर छोड़ करके आगे बढ़ना है। और देश इन्हीं पर टिका हुआ है, इन शिशुओं के बल पर। और इस तरह से जब वो गांधी जी के द्वारा ये शिशु उनके हाथों लगता है तो उसकी आत्मा गीली हो उठती है। उसे लगता है कि जैसे गांधी जी ने उसे इतना उपयुक्त पा करके ये रास्ता दिखाया है। सवाल है, मैं क्या करता था अब? सवाल ये उठता है जो हर नागरिक के मन में उठना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं या जो कुछ मैंने किया है, क्या वो ठीक है? यानी क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? हमें अपने कर्मों का आत्म मंथन करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो ठीक ही है, क्योंकि हम बढ़ते जाते हैं और ये तनिक भी सोच विचार नहीं करते चलते हुए जहां तक हम पहुंच गए हैं, जिस रास्ते पर चलते हुए पहुंचे हैं वो रास्ता सही भी था या गलत था, और जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं? इस तरह से आत्ममंथन हमें करना ही चाहिए। नहीं तो ये सवाल उठता है, पश्चाताप होता है इस तरह से, मैं क्या करता था अब? यानी क्या करता था, ये सवाल उठता है कि मैं जो कुछ करता आया हूं ये उचित नहीं है। जो भागता फिरता था सब और मैं सब तरफ भाग रहा हूं, चलता ही फिर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लेकिन किस लिए? क्यों कर एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर। और इसी तरह चलते चलते मैं खोजता हुआ जब कई बार एकदम जरूरी दोस्त मिल जाए या उनको खोजूं, या उनको मैं खोज लूं और पाऊं उनके साथ बैठ करके, या फिर जब मैं इसी तरह से चलता रहूंगा तो मुझे नए नए सहचर मिल जाने वाले हैं। या यूं कहें कि हम एक ही ठिकाने पर बैठ करके ये सोचते रहें और ये देखें कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं बदलने वाली है, तो हम आगे बढ़ें और खोजें जरूरी दोस्तों को, जरूरी सहचरों को। हमें आगे बढ़ने पर ऐसे दोस्त सहचर भी मिलते हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। सकर्म सतचित वेदना भास्कर, ऐसे उचित कर्म करते हुए, सत्य विचारते हुए और चित्त में वेदना जगाते हुए, उजाला प्रकाश लाते हुए, इस तरह की चिंतन हमारे अंदर बैठता रहे, हमारा चिंतन ठीक रहे, कर्म भी शीत रहे, उचित रहे। जीने से उतरा, एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया, सहसा पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। ये सब कुछ देख लेने के बाद फिर कविता वहां ले जा करके हमें खड़ा कर देती है। यानी नायक लगातार चल रहा है, नया नायक लगातार भाग रहा है, नायक लगातार चिंतातुर है, चिंता कर रहा है। और फिर यकाएक उसे लगता है कि जैसे वे जीने से उतरा, कहां से? ऊपर की हवेली से, मकान से नीचे उतर रहा है जीने से, या बावड़ी से जीने से उतर रहा है, और एकाएक विद्रूप रूपों से गिर गया सहसा। वो ये पाता है कि जब भी वो ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रहा है, आगे चलने के लिए जैसे उतर रहा है नीचे, और यकाएक उसे ऐसे विद्रूप लोग, विद्रूप चेहरे, अव्यवस्थित लोगों से घिर गया हो, और ये सब
यकायक होता है। और ऐसा लगता है कि ऐसे व्यवस्थागत लोग जो अपने ही स्वार्थों में डूबे हुए हैं, उनके बीच में वो अपने आप को पाता है। वो जैसे पकड़कर मशीन की तरह उसे ले जाते हैं। मशीन सी हलचल गति होती है और ऐसे मशीनी लोगों से घिरा हुआ पाता है। भयानक आकार घेरते हैं मुझको, यानी वो लोग जो ऐसे निहित स्वार्थों में लिप्त है और दूसरों को भयाक्रांत करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, शोषक बने हुए हैं। ऐसे भयानक चेहरे उसे आकार लेते हैं, घेरते हैं मुझको। मैं आतताई सत्ता के सम्मुख, ऐसी आतताई सत्ता के सम्मुख में खड़ा पाता हूं जिससे किसी तरह से गुजारिश नहीं की जा सकती, जिसे निवेदन नहीं किया जा सकता। सत्ता कितनी आतताई होती है, ये कौन कह सकता है? वो नहीं कह सकते जो सत्ता सिंहासनों पर बैठे हैं, वो नहीं कह सकते जो पूंजीपति है, वो आम आदमी, वो मध्यम वर्गीय चेहरा जो कई बार अपने जीवन में ऐसे पाता है कि जैसे वो चारों तरफ से आतताइयों ने घेर रखा हो। और सत्ता जो जनता की आवाज बनने का वादा करती है, जनता के साथ होने की बात करती है, वो आतताई सत्ता के सम्मुख में अपने आप को पाता हूं। ये बात एक बुद्धिजीवी विचारक ही कह सकता है, क्योंकि कई बार सत्ता के चेहरे भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। सत्ता अक्सर बुलावे में डालती है, सत्ता अक्सर मुखौटा पहने रहती है। उस मुखौटे के भीतर एक दूसरा ही चेहरा होता है जो आतताई होता है। मुखौटा लुभावना होता है, उस मुखौटे से जो आवाज आती है वो जननायक कहलाते हैं, खुद को जनता के हित में खड़े होने की बात करते हैं। नायक ये कहता है, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख पाता हूं अपने आप को। जब भी ऐसा उसे लगता है कि सत्ता सहारा देगी, लेकिन जो सत्ता पर सवाल उठाते हैं वो सत्ता की निगाह में विद्रोही होते हैं। और नायक ये कहना चाहता है, अगर समकालीनता से गुजर रहे हैं पाठक, तो शिद्दत से समझ सकते हैं कि अंधेरे में जो कविता है वो न केवल पांचवें पिछली सदी की पांचवें छठे दशक में जो लिखी जा रही कविता है, उस दौर से आज का दौर कई अर्थ में ज्यादा भयावह हुआ है। सत्ता पर अगर सवाल उठाते हैं तो वो हमें उसी तरह से उस चिंतातुर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किए देते हैं। यानी अंधेरे में कविता वो कविता है जो संघर्षशील व्यक्ति, मजदूर, श्रमिक के अंदर क्या चल रहा है, या वो अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है, या सत्ता उसका सहयोग कितना कर पा रही है। तो हम देखेंगे कि जब लॉकडाउन होता है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाते हैं, लेकिन मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तब सत्ता उनके साथ नहीं हो पाती है। वो मजदूर क्या सोचेंगे? अगर अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए आप इस अनुभूति को सहजता से ले सकते हैं, तो इस कविता को ठीक से समझ सकते हैं कि जब वो मजदूर सड़क से गुजर रहे थे तो क्या सोच रहे होंगे। शायद उनमें से किसी ने अंधेरे में कविता पढ़ी हो, लेकिन उन्होंने नहीं, आपने पढ़ी है। तो आप उस तरह से उनके साथ होकर के इस कविता को जब महसूस करेंगे तो आपको ये एहसास शिद्दत से होगा कि ये कविता किसकी आवाज है और किस तरह से। धन्यवाद। जुड़े रहिए। और आपको ये याद रखना है कि इस कविता को आप मेरे ही नाम से चैनल में देखोगे, और जब सुन चुके हो तो नीचे उसमें जो सब्सक्राइब होता है उस पर क्लिक अवश्य करोगे, ताकि दूसरा वीडियो आपको तुरंत अपलोड करते ही मिल जाएगा। अंधेरे में अब हम करीब 2 3 4 वीडियो और देख सकेंगे। इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि हम पूरी कविता
समझ सके, उसका सारांश जज्ब कर सकें और कविता का भाव समझ सके। धन्यवाद।